सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। बच्चों, हम अपना पाठ पढ़ रहे थे उपसर्ग, प्रत्यय और समास। अब हमने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ लिए थे, आज हम समास पढ़ेंगे। तो ये सभी चीजें क्या होती हैं, शब्दों के निर्माण में सहायक होती है कि हम नए शब्दों का निर्माण किस प्रकार से और कैसे कर सकते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से हमने सीखा नए शब्दों का निर्माण करना। आज हम फिर समास के माध्यम से सीखेंगे कि नए शब्दों का निर्माण हम किस आधार पर कर सकते हैं। तो समास की क्या परिभाषा होगी? समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। समास का क्या अर्थ होता है? संक्षिप्त। संक्षिप्त किसे कहते हैं? जो छोटा होता है, यानी कि जो शब्दों का समूह है उसे हमें छोटा करके लिखना है, जो थोड़े शब्दों में लिखना। संक्षिप्त यानी छोटा। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। कि जब क्या होता है, हमारे पास दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो तो होंगे ही, लेकिन जब क्या होंगे, दो से अधिक होंगे और इससे जो नया शब्द बनेगा उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? समास कहेंगे। कि हमारे पास दो शब्द तो होंगे ही, लेकिन दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो ऐसी जो प्रक्रिया कार्य कि दो शब्दों को या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने का जो काम करते हैं उसे हम समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण यानी पुस्तकों के लिए घर। आप देखो कितने शब्द हमारे पास, एक दो तीन शब्द हैं। तो अगर हम ये दो या दो से अधिक शब्द हैं तो इसके लिए हम एक शब्द लिखेंगे पुस्तकालय। क्या लिखेंगे? पुस्तकालय। तो बच्चों समझ रहे हैं कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का समूह होना चाहिए, या फिर दो से भी अधिक हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। ऐसे जो नया शब्द बनाने की प्रक्रिया है। अब हम सार्थक शब्दों को मिला रहे हैं तो क्या होगा? सार्थक शब्द ही बनेगा, निरर्थक शब्द तो नहीं बनेगा ना। तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। कि देखो हमने उदाहरण लिखा है पुस्तकों के लिए घर। पुस्तकों के लिए घर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पुस्तकालय। क्या कहते हैं? पुस्तकालय। अगर मैं ये कहूँ कि मैं पुस्तकों के घर को लेने के लिए उनके घर में जा रही हूँ, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो उसके स्थान पर हम ये कहेंगे कि हम पुस्तकालय जा रहे हैं। तो पुस्तकालय उन अधिक शब्दों के लिए एक शब्द हमने प्रयोग कर लिया है। तो इनको जोड़ने की जो प्रक्रिया है इसे हम समास कहते हैं। अब हम इसके भेद पढ़ेंगे, समास के कितने भेद होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहती हूँ। कि देखो अब हमारे पास ये शब्द थे, इससे हमें एक नया शब्द मिला। एक नया शब्द मिला, इसको तो हम कहते हैं समस्त पद। समस्त पद। क्या कहते हैं? समस्त पद। कि जो नया शब्द हमें मिला है उसे हम समस्त पद कहते हैं। और पुस्तकों के लिए, ये क्या है? कारक विभक्ति है, इसको हम शब्द में नहीं गिनते। ये पुस्तक पहला पद है और घर दूसरा पद है। क्या है? दूसरा पद है। अब इसको हम पूर्व पद कहेंगे और इसको हम उत्तर पद कहेंगे। उत्तर पद यानी बाद वाला, पूर्व पद यानी पहले वाला। ये पहला और दूसरा तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख लिया था, लेकिन हम इसको पढ़ते हुए ऐसे कहेंगे पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद पहला पद, पूर्व का अर्थ है पहला, उत्तर का अर्थ होता है बाद में दूसरा पद। ठीक है। अब इसे हम समस्त पद कहेंगे जो हमें नया शब्द मिला। अब एक चीज और आएगी, समास विग्रह। समास विग्रह। आपको समास विग्रह आना चाहिए। जब तक समास विग्रह नहीं आएगा तब तक आप उस समास की पहचान नहीं कर पाओगे। समास विग्रह किसे कहते हैं? अब हमें नया समस्त पद मिला था, उस समस्त पद को दूसरी पहले वाली स्थिति में लाना। समस्त पद को पहले वाली स्थिति में लाना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह का अर्थ होता है अलग करना। क्या अर्थ होता है? अलग करना। ठीक है। तो
अब हम भेद पढ़ने से पहले आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि जो नया शब्द हमें मिला उसे हम कहेंगे समस्त पद। क्या कहेंगे? समस्त पद। इसमें दो पद होंगे, एक पहला पद होगा, एक दूसरा पद होगा। पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद कहेंगे। अब समास विग्रह का अर्थ होता है अलग करना, कि किसी भी चीज को पहले वाली स्थिति में लाना। जो हमारे पास पुस्तकालय था, अगर हम ये कहें पुस्तकालय का समास विग्रह कीजिए तो क्या बन जाएगा? पुस्तकों के लिए घर, पुस्तकों के लिए घर। तो बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो अब हम क्या करेंगे? इसके भेद करेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे समास के कितने भेद होते हैं। पहले मैं आपको संक्षिप्त में बता देना चाहती हूँ कि समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, अविभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्विगु समास। ठीक है, ये 6 भेद होते हैं। हम अब उनको सीक्वेंस में करेंगे कि तत्पुरुष समास। सबसे पहले हम लिखेंगे तत्पुरुष समास। देखो हमने समास के बारे में पढ़ा है कि समास क्या होता है? दो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तत्पुरुष वह आदमी, तत्पुरुष क्या होता है? वह आदमी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तत्पुरुष समास क्या होता है? किसे कहते हैं तत्पुरुष समास? कि जिस समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। प्रधान का अर्थ क्या होता है? मुख्य। क्या होता है? मुख्य। तो तत्पुरुष समास में पूरा पद नहीं, उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? प्रधान का क्या अर्थ है? मुख्य। ठीक है, प्रधान का अर्थ आपको पता चले मुख्य है। कि जो तत्पुरुष समास होता है इसमें क्या होता है? उत्तर पद जो है वो मुख्य होता है, मेन होता है। तो इनके लेकिन इसके साथ एक और भी है कि जब हम क्या करते हैं? समास को जोड़ते हैं, समस्त पद जब हम बनाते हैं तो बीच से कारक विभक्ति का लोप हो जाता है। कारक विभक्ति का लोप, लोप यानी खत्म, गायब हो जाना। कि जो कारक विभक्ति है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, कहाँ जाती है? उस शब्द के अंदर ही चली जाती है। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और क्या होता है? कारक विभक्ति का लोप हो जाता है। कारक विभक्ति क्या होती है? अब ये बताओ, कारक विभक्ति कि जब एक वाक्य में एक क्रिया का संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक विभक्ति कहते हैं। आपने किए होंगे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से अपादान से अलग। देखो इसमें से है, इसमें भी से है, इसमें से अलग होने का भाव होगा संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर संप्रदान के लिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो वैसे तो कारक के 8 भेद होते हैं, हम इसमें केवल 7 भेद ही करते हैं। संबोधन का हम इसमें प्रयोग नहीं करते हैं। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कारक विभक्ति क्या होती है। कि क्या होती है? कि जब क्या है, इनको हम वाक्य में एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से संबंध बताने के लिए इनका हम प्रयोग करते हैं, इन्हें हम कारक विभक्ति कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि तत्पुरुष समास क्या होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है
और कारक विभक्ति का लोप हो जाता है जब हम समस्त पद बनाते हैं। समस्त पद क्या होता है? जो मिलकर नया शब्द मिलेगा। अब उदाहरण देखिए इसको। उदाहरण में ग्राम को गत, गत का अर्थ होता है जाने वाला, क्या बन गया? ग्राम गत। क्या बन गया? ग्राम गत। पुस्तकालय का उदाहरण हमने किया था, पुस्तकों के लिए आलय, पुस्तकालय। ठीक है। हस्त से लिखित, हस्त से लिखित, हस्तलिखित। हस्त का क्या होता है? हाथ, और लिखित लिखा हुआ। तो बच्चों इसमें देखो, इस पर जोर दिया गया है, ग्राम को गत, ग्राम को जाने वाला, हस्त से लिखित, हाथ से लिखा हुआ। हस्त क्या होता है? हाथ। तो इसमें क्या है? उत्तर पद प्रधान है और हमने इसको क्या किया? मिलाया, तो ये क्या हो गई? विभक्ति खत्म हो गई। अब देखो तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत, यानी कि जो भी चीज है वो तुलसी द्वारा लिखी, कृत यानी लिखी गई है या बनाई गई है। ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें? पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, भ्रष्ट यानी अलग हो जाना, अपने रास्ता भटक जाना, पथ भ्रष्ट। जब अपने रास्ते से वो अलग हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पथ भ्रष्ट। तो बच्चों आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछें। एक बार फिर दोहरा देती हूँ कि क्या होता है जिसमें मुख्य उत्तर पद प्रधान होता है। प्रधान क्या होता है? मुख्य होता है। और इसमें समस्त पद बनाते समय विभक्ति का लोप हो जाता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो बच्चों अब हम समास का दूसरा भाग पढ़ेंगे, अविभाव समास। कि जो अविभाव, अव्यय, देखो इसको हम अलग रख के लिखते हैं, अव्यय, अव्यय जमा भाव, भाव यानी कोई भी भाव देना, अव्यय। अब समास के नाम में ही उसकी डेफिनेशन छिपी हुई है। तो क्या है? अव्यय भाव, अव्यय का भाव देने वाला, समझे? अव्यय का जिसमें हमें भाव होता है। अव्यय मैंने आपको पहले पढ़ाए हैं कि अव्यय क्या होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम अव्यय कहते हैं। जैसे इसमें क्या क्या आते हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक है, वो इसमें आते हैं। प्रयोग के आधार पर जब हमने शब्द किए थे तब पढ़े थे विकारी और अविकारी, अविकारी को भी अव्यय कहते हैं। तो अविभाव समास में क्या होता है? इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। पूर्व पद कौन सा होता है बताओ? पूर्व पद पहले वाला, इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। अब फिर प्रधान कौन सा पद हुआ? पूर्व पद ही हुआ, अव्यय है जब। और समस्त पद भी क्या बन जाता है? समस्त पद योग से अव्यय बन जाता है। जब जो हमें समस्त पद मिलेगा वो भी क्या करेगा? अव्यय का काम करेगा, समस्त योग से अव्यय बन जाता है। अब देखो कि इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। जब अव्यय को दूसरे पद के साथ हम जोड़ेंगे तो जो समस्त पद हमें प्राप्त होगा, जो नया शब्द हमें प्राप्त होगा, वह भी अव्यय हो जाएगा। जैसे उदाहरण के माध्यम से देखो इसको। उदाहरण क्या कहता है? यथा समय, समय के अनुसार। अब इसमें समय, अब हम समय का प्रयोग करते हैं तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता, तो इसको जोड़कर क्या बन जाएगा? यथा समय। अब ये अव्यय कैसे बना? इसको हम वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं। जैसे मोहन यथा समय कार्य करता है। सीता यथा समय कार्य करती है।
और वे यथा समय कार्य करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना दिया, एक वचन से बहुवचन बना दिया। यथा समय पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन क्रिया बदल जाती है। क्रिया तो बदलेगी ना, संज्ञा सर्वनाम के अनुसार बदलेगी क्रिया। तो क्या है, इसमें क्रिया बदल जाती है, लेकिन यथा समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें हम क्या कहते हैं, अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। तो उसी प्रकार समय के अनुसार यथा समय, इसी प्रकार शक्ति के अनुसार भी हो सकता है कि उसने शक्ति के अनुसार कार्य किया, उसने यथाशक्ति, क्या बन जाएगा, यथाशक्ति। अब भर पेट, पेट भरकर, पेट भरकर, उसने खाना पेट भरकर खाया। अगर मैं ये लिखूं उसने भर पेट खाया, तो हमने एक शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है। वह हर दिन कार्य करता है। हर दिन, हर दिन क्या होता है, प्रतिदिन। हर दिन क्या हो जाएगा, प्रतिदिन बन जाएगा। तो बच्चों इसमें क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है और पूर्व पद ही अव्यय होता है। पूर्व पद यानी पहले वाला जो पद है वो अव्यय होता है, और उसके मिलने से जो हमें समस्त पद प्राप्त हुए हैं वो भी क्या बन जाते हैं, अव्यय बन जाते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया, अविभाव समास किसे कहते हैं। इसमें पूर्व पद अव्यय होता है और उसके मिलने से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है। तो बच्चों अब हम समास का तीसरा भाग पढ़ेंगे, द्वंद्व समास। द्वंद्व क्या होता है, दो व्यक्तियों के बीच का जो झगड़ा होता है उसे द्वंद्व युद्ध भी कहते हैं। उसे द्वंद्व समास किसे कहते हैं, दो जोड़े हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद। अब ये कैसे कह सकते हो, दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई किसी से कम नहीं होता, ठीक है। दो पद कौन कौन से हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान होते हैं, कोई किसी से कम नहीं होता, दोनों मुख्य होते हैं। सबसे इजी है ये, आपको करने में भी इजी लगेगा। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, जब हम समास का विग्रह करते हैं, इस परिभाषा में हम लिखेंगे कि जब हम समास का विग्रह करेंगे या समास जिससे हम बनाते हैं उसमें और, तथा, या शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तथा या और शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम समस्त पद बनाएंगे उससे हम क्या बनाएंगे, समस्त पद बनाएंगे, हम योजक शब्द, योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। शब्द तो ये है, लेकिन योजक चिन्ह हम है उसका प्रयोग करेंगे, जिसको आप इंग्लिश में हाइफन कहते हो ना, हाइफन। तो इसमें इसको हिंदी में योजक चिन्ह बोलते हैं। तो अब जैसे माता और पिता, तो इसको लिखते कैसे हम, माता पिता। सुख या दुख, इसको कैसे लिखते हैं, सुख दुख। अब आप ये कहते हो कि मैम अगर ये ना लगाए बीच में तो अच्छा सा नहीं लगता, तो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये दोनों जोड़कर बनाए गए हैं। तो ऐसे अपनी भाषा में सुंदरता लाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि इसमें दो देखो कि दोनों पद प्रधान होते हैं, और जब हम समास का विग्रह करते हैं और तथा या आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और जब हम समस्त पद बनाते हैं तो बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नंबर 4 क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद कौन सा होता है, पूर्व पद। संख्यावाची, संख्यावाची का होता है जिसको हम काउंट करते हैं, संख्यावाची होता है जिसको हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। संख्या में 1 है, 50 है, 20 है, 40 है, कितने हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, संख्यावाची। इसमें क्या होता है, पहला पद संख्यावाची होता है, और जब हम समस्त पद बनाते हैं, समस्त पद क्या बन जाता है, समूहवाची, समूह का बोध कराने वाला।
यानी कि हमने देखो लास्ट पार्ट में किया था कि समूहवाची शब्द क्या होते हैं, कि जो पूरे हम ग्रुप को बोलते हैं उन्हें समूहवाची, एक समूह के लिए जिसका एक जो ग्रुप होता है उसके लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। तो समस्त पद बनाते हैं तो तब क्या बन जाता है, वो समूहवाची बन जाता है। अब देखो 3 रास्तों का समूह। अब देखो पहला पद क्या है, संख्यावाची है, तिराहा। क्या बन गया, तिराहा। 100 वर्षों का समूह। 100 वर्षों का समूह क्या बन गया, शताब्दी। समझे कि इसमें पहला पद क्या होगा, संख्यावाची होगा, और जब समस्त पद बन जाएगा तो वो क्या करेगा, एक समूह का बोध कराएगा। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें हैं कि अब देखो इसमें हम लिखेंगे 7 दिनों का समूह। 7, अब 7 दिनों के समूह को हम क्या कहते हैं, अगर हमें कहना कि हम 7 दिन के लिए छुट्टी के लिए जा रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, सप्ताह। ये कहते हैं ना कि मैं एक सप्ताह के लिए छुट्टी पर जा रहा हूँ, तो ये थोड़ा ना कहते हैं कि 7 दिनों के समूह के लिए छुट्टी पर जा रहा हूँ। तो हम इन शब्दों का प्रयोग करने की बजाय समस्त पदों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों अब इसका हम अगर समास विग्रह करें, समास विग्रह सीखने के लिए बस यही है कि आपको समास बनाना आना चाहिए। जैसे सप्ताह का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो सप्ताह किसे कहते हैं, तो आपको एक है सप्ताह किसे कहते हैं, 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहते हैं। तो बच्चों अब हम 5वां भेद करेंगे कर्मधारय समास। कि कर्मधारय जो समास होता है उसे किसे कहते हैं, कर्मधारय समास। इसमें देखो अब पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। विशेषण व विशेष्य का संबंध होता है। अब मुझे ये बताओ कि विशेषण किसे कहते हैं, कि जो विशेषण शब्द है उसे क्या होता है, कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताता है, विशेषता बताता है। कोई भी संज्ञा या सर्वनाम है जो उसकी विशेषता बताता है उन्हें विशेषण कहते हैं। अब है विशेष्य। विशेष्य भी आपने पढ़ा है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, जैसे मोटा लड़का। अब लड़का मोटा है, ये क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण है। और लड़का, लड़के की क्या विशेष, मोटा कौन है, लड़का है, तो ये क्या है, विशेषण है। ये आपको अच्छे से पता ही होगा कि जिस शब्दों की हम विशेषता, जिन शब्दों की हम विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं, और जिन शब्दों की हम विशेषता बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो क्रमधारय जो समास है उसमें भी ऐसे ही है। पूर्व पद और उत्तर पद, पहले पद और दूसरे पद में क्या होता है, विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। यानी पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। पूर्व पद क्या होगा, विशेषण, और विशेष्य उत्तर पद होगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, नील कमल। अब अगर हम इसका विग्रह करके लिखें तो क्या बनाएंगे, नील जमा कमल। ठीक है। अब इसका विग्रह करने के लिए नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। अब विग्रह करते हुए हमें ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार से उसका विग्रह कर रहे हैं, उसको कैसे अलग कर रहे हैं। नीला है जो कमल, कमल की क्या विशेषता है, नीला है, तो नीला क्या है, विशेषण है, और कमल क्या है, विशेष्य है। क्या है, विशेष्य है। समझे कि जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है, जो दूसरा पद होता है वो विशेषण होता है। ठीक है। ये विशेषण और विशेष्य का जो संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। एक और एग्जांपल देखो, पीले हैं वस्त्र जिसके, पीले हैं
वस्त्र जो, पीले हैं जो वस्त्र। अब पीले विशेषण हो गया और वस्त्र विशेष्य हो गया, तो पीले वस्त्र पीतांबर। ठीक है, अब ऐसे ही मृग नयनी, मृग के समान नयन है जो, कि जो नयन क्या है, मृग के समान है। मृगियों के जो नयन होते हैं वो अत्यंत सुंदर होते हैं, इसलिए मृग नयनी कहा जाता है। तो इसमें क्या है, मृग विशेषण है, मृग के समान बताए गए हैं, मृग के समान नयन, नयन यानी आंख, क्या बन गया, मृग नयन। तो बच्चों समझे, इसमें क्या है, पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। तो बच्चों अब हम देखेंगे नंबर 6, बहुविधि समास। इस समास की क्या विशेषता होती है कि जो हमने शब्द पढ़े थे वो इससे मिलते जुलते हैं कि रचना के आधार पर कितने भेद थे शब्दों के, 3 भेद थे, योग, रूढ़ और रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। कि रूढ़ में अपना स्वतंत्र अर्थ होता है, यौगिक दो रूढ़ शब्दों के मेल से बनते हैं, लेकिन अगर हम उनके टुकड़े करें तो उनका अपना अलग अर्थ होता है। फिर हमने किए थे योग रूढ़, कि इनके होते तो यौगिक जैसे हैं लेकिन एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। तो अब देखिए बहुविधि समास, आप सोचोगे कि मैं समास करा रही थी और शब्द में जा पहुंची, तो उसमें आपका लिंक बनाना जरूरी है। तो बहुविधि समास है, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, न तो पूर्व पद प्रधान होता न ही उत्तर पद प्रधान होता। तो फिर कोई ना कोई तो होना चाहिए, इसमें होता अन्य पद प्रधान। अन्य पद यानी कि जिसके बारे में हम बातें करेंगे। तो ये अन्य पद कहां से आया, कैसे आया, तो उसके लिए हमें योग रूढ़ शब्दों का ज्ञान होना चाहिए कि योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। वैसे तो रचना के आधार पर यौगिक शब्दों की तरह होते हैं, लेकिन क्या करते हैं, एक विशेष अर्थ देते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। बहुविधि समास में योग रूढ़ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, आपको समास का विग्रह करना भी आना चाहिए। तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। गजानन, गज है आनंद जिसका। अब देखो आनंद, आनंद का अर्थ होता है मुख और गज का अर्थ होता है हाथी। बताओ हाथी के जैसा मुख है जिसका, कौन है वो, बताओ मुझे। उसे हम कहते हैं गजानन। किसका मुख है, गणेश। अब देखो गजानन कह रहे हैं, इसमें पद भी है लेकिन अन्य पद प्रदान है। अन्य यानी जिस एक स्पेशल व्यक्ति के लिए ही गजानन प्रयोग किया जाता है, आपको और मुझे तो गजानन नहीं कह सकते ना। तो गजानन क्या है, गज है आनंद जिसका, यानी हाथी के सिर का, हाथी का जो सिर है उसके मुख के स्थान पर लगा हुआ है। और किसके लिए किया जाता है, गणेश के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे दशानन, दशानन 10 है आनंद जिसके, आनंद यानी मुख। अब कौन है वो जिसके क्या है, 10 आनंद है, 10 मुख है, बताओ कौन है वो, रावण। तो देखो हमने ये योग रूढ़ शब्दों में किए थे, तो इसका हमें क्या होना चाहिए, विग्रह आना चाहिए कि 10 है आनंद जिसके, 10 है मुख जिसके, उसे 10 आनंद कहते हैं। एक एग्जाम्पल और मैं लिखना चाहूंगी, पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, इसके वस्त्र पीले होते हैं विष्णु जी के, इसके वस्त्र पीले होते हैं विष्णु जी के। ठीक है, लेकिन आप ये कहोगे कि मैम आपने ये क्रमधार्य में भी लिखा था, तो ये मैंने यहाँ पर उदाहरण जानबूझकर लिखा है ताकि आपको क्रमधार्य और बहुविधि में हम अंतर बता सके। अब एक बात देखो कि जो पीले वस्त्र हैं कोई भी पहन सकता है, पीले वस्त्र है कोई भी पहन सकता है, लेकिन मुख्य रूप से जो वस्त्र पहने हुए होता है, जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं, वो विष्णु होता है।
तो इसका समास विग्रह आपको आना चाहिए। अब इसमें हमने लिखा पीले हैं जो वस्त्र, यानी कि यहाँ पर वस्त्रों की विशेषता बताई गई है। क्या बताई गई है? वस्त्रों की विशेषता। लेकिन यहाँ पर जिसके किसके, विष्णु जी के, यहाँ पर बताया गया है कि पीले हैं वस्त्र जिसके, कि जब हम कहीं दान दक्षिणा में या कहीं पर भी हम भगवान के घर में देखते हैं तो विष्णु जी जो होते हैं उनके वस्त्र पीले होते हैं। तो विष्णु जी के लिए पीताम्बर शब्द का प्रयोग किया जाता है। मैंने जानबूझकर आपको ये उदाहरण लिखकर दिखाया है ताकि आप इसमें अंतर समझ सके, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिर्फ विग्रह करके समझना होता है कि विग्रह के आधार पर अगर आप ऐसे लिखोगे पीले हैं जो वस्त्र, क्योंकि पीले वस्त्र, पीले कपड़े कोई भी पहन सकता है, तो पीले हैं जो वस्त्र क्या बताते हैं, इसमें वस्त्रों की विशेषता बता रखी है, तो पीताम्बर ये क्रमधारय समास में जाएगा। अगर हम विग्रह ऐसे करते हैं पीले हैं वस्त्र जिसके, तो वो किस में जाएगा? बहुव्रीहि समास में। और पीले वस्त्र किसके हैं? विष्णु जी के। ऐसे ही हम कमल नयन का करते हैं, कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके, किसके नयन है कमल के समान? श्री कृष्ण के। तो श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है कमल नयन। और अगर हम यहाँ लिखे कमल के समान नयन, अब नयन आंखें होती हैं, तो जो आंखें हैं वो किसके समान है? कमल के समान है। तो यहाँ पर क्या बताई गई है? विशेषता बताई गई है। तो बच्चों ये था क्रमधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। आशा करती हूँ कि आपको समास बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें।